गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 23 अप्रैल 2020 है और आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक कोट के साथ। दैट इज बाय ब्रूस ली। द पोजेशन ऑफ एनीथिंग बिगिंस इन द माइंड। पोजेशन, राइट, मालिकाना हक। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के हम मालिक बनना चाहते हैं और ये शायद एक एक विचारधारा ही बन चुकी है लोगों की। आई थिंक इसमें हम सब शामिल हैं। हम नई कार्स खरीदना चाहते हैं, नए फ़ोन्स खरीदना चाहते हैं, ये वो सारे एक पूरा बड़ा एक लिस्ट है हमारा। लेकिन शायद हम कभी आई डोंट नो कि हम कभी ये इसके बारे में सोचते हैं कि ये जो हमारा एक लंबा लिस्ट है इससे एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज ये वक्त आ चुका है कि हम सस्टेनेबल वर्ल्ड के बारे में सोचें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट उससे पहले मैं आपको दो आर्टिकल्स की ब्रीफ प्रोवाइड कर दूं। एक ये वाला आर्टिकल है कि चाइना में जिस प्रकार से अब लॉकडाउन खुल रहा है तो वहाँ पर एक नया जीवन हमें देखने को मिला है, एक नया जीने का तरीका शायद हमारे सामने आएगा और ये दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार ले सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है कि चाइना में हेल्थ क्यूआर कोड यूज़ किए जाएंगे। यानी कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। लेट्स से एक हेल्थ क्यूआर कोड है आपका, हेल्थ क्यूआर कोड। अब ये जो हेल्थ क्यूआर कोड है इसमें ये होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है। अगर आप बहुत सारी जगहों पर गए हैं तो फिर आपकी जो ऑफिस है वो ऑफ कोर्स आपको अलाउ नहीं करेगी। ऑफिस को पता चल जाएगा यूजिंग दिस क्यूआर कोड। आपका जो स्मार्टफोन है उससे आपको ट्रैक किया जाएगा और फिर पता चलेगा कि आप कितने लोगों को मिले हैं, कितनी अलग अलग जगहों पर गए हैं। अगर आप बहुत ही रिस्की हैं तो फिर आप घर से ही काम करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी नहीं है और अगर लेट्स से ऑफिस में जाने की परमिशन के बाद आप अपनी खुद की कार यूज़ करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही आपका अगर शेड्यूल है तो फिर आप एक लॉन्ग टाइम तक ऑफिस जा पाएंगे। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, राइट। तो ऐसे ये क्यूआर कोड जो हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं होंगे। जो हमारी पहले का जो जीवन था, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 4 मई से ऑल टुगेदर हम सब पहले जो करते थे वही कर पाएंगे। नो, अभी भी इसकी, ये कोरोना वायरस जो है उसकी कोई दवाई जो है वो हमारे पास नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी इन फेजेस, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं उनको ही बाहर ये मोस्ट एसेंशियल चीज़ों के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की परमिशन दी जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले क्विकली मैं आपको हमारे स्मार्ट कोर्सेस के बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फैकल्टीज़ हैं, इन फैकल्टीज़ के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, एज यू ऑल नो। और ये सारे फैकल्टीज़ के बारे में मैं सेफली कह सकता हूँ, राइट, विथ कॉन्फिडेंस, कि ये भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ में से एक हैं। इन्होंने इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। इनके अलावा कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने भी अपना योगदान जो है, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन करने में की है। तो ये स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए डियर फ्रेंड्स, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के बजट को ध्यान में रखते हुए स्टडी आईक्यू ने इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी इस स्मार्ट कोर्स में प्रोवाइड किए हैं। सेकंड जो एक एडिटोरियल है, आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक जो है वो ये है, एक्सप्लॉइटिंग ए पेंडेमिक। यूएसए में मिस्टर ट्रंप ने यह डिसीजन लिया है कि इमिग्रेशन जो है उसको बंद किया जाएगा ताकि बाहर से कोई यूएसए में ना आए और देश में ये कोरोना वायरस लेकर ना आए। लेकिन ऑलरेडी यूएसए में शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो पेपर के ऊपर आप कोई बदलाव करेंगे तो क्या यूएसए में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? नो। यहाँ पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मिस्टर ट्रंप का ये जो एक नया मूव है, ये जो उनका डिसीजन है, ये डिसीजन उन्होंने पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए लिया है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आफ्टर फ्यू मंथ्स, नवंबर के आसपास वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेपर के ऊपर ऐसे कुछ बदलाव किया है। इससे कोई इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है एज फार एज कोरोना वायरस की फ़ाइट जो है उसमें कोई इतनी ज़बरदस्त इम्पैक्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। मैं ये कोई ऐसा लॉजिकल रीज़न भी नहीं लगता। और एयरपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें बंद हैं तो फिर बाहर से वैसे भी कहाँ पर लोग आने वाले हैं। तो लेट्स क्रैक ऑन। अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं। आज का जो ब्रूस ली वाला जो कोट है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ परफेक्टली बैठता है।
हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करते आए हैं जिनके बारे में शायद ही हम सोचते हैं कि इससे दूसरे लोगों का या फिर इस पृथ्वी का कितना नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बोर होते हैं तो हम मोटरसाइकिल लेकर या फिर हमारी कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, तो इससे पोल्यूशन होता है। हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे बोर्डम को बंद करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान होता है, और ये नुकसान ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हो रहा है इसके बारे में सबको पता है, लेकिन वो आज भी इतना ज़्यादा हमारे लिए भय नहीं बना है, इसीलिए शायद हम इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते और इसको इतना सीरियसली भी नहीं लेते। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स। लॉकडाउन हैज़ फोर्स्ड मच ऑफ ह्यूमैनिटी टू सीज एवरीडे प्रैक्टिसेस एंड जंप स्टार्ट न्यू वंस। बहुत सारी हमारी जो डे टू डे की प्रैक्टिस थी, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, जो मैंने बताया कि लॉन्ग ड्राइव पर जाना, तो ये एक हमारी आदत का पार्ट था, लेकिन ये आदत हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ नई चीज़ कर रहे हैं। तो देखिए कि हमारा पोटेंशियल तो है। ये क्लाइमेट चेंज या फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको ह्यूमन बींग्स रोक सकते हैं, डेफिनेटली रोक सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, राइट। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, ये तो सरकार करेगी। नहीं, ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ये कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट हमें लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट हमारी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मास्क और दूसरी सारी चीज़ें पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोकल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। कितने रिसोर्सेज हम अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं, प्रॉपर मैसेज को डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें सरकार कर सकती है। लेकिन इंडिविजुअल्स अगर बाहर निकलने लगेंगे, हम एक दूसरे को मिलने लगेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आप कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए, कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर पुलिसमैन क्यों ना हो, ये वायरस जो है वो फैलता जाएगा। द सेम वे ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे देश के बारे में, तो मीन्स हमारे लिए तो ये एक बहुत सीरियस टॉपिक भी होना चाहिए। हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से जितने लोग नहीं मरे हैं या फिर शायद नहीं मरेंगे, उससे कई ज़्यादा लोग तो एयर पोल्यूशन के हिसाब से मरते हैं, राइट। और दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में हम रहते हैं, तो हमें इसके बारे में वी शुड फील अ बिट अशेम्ड एज वेल। हमें लज्जा भी होनी चाहिए कि ये हमने क्या बना दिया हमारे देश को। तो हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमें लगता है कि ये हमारी वीकनेसेस हैं कि हम हमारी आदतों को चेंज नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा और हो सकता भी है। लॉकडाउन ने ये प्रूव कर दिया है कि जिन लोगों को कुछ बाहर जाने की, जो भी कोई भी एक उनकी सही बुरी जो भी आदतें थी, राइट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग बैड बिहेवियर, हमारे गुड बिहेवियर भी जो थे वो शायद बंद हो गए। कई लोग जिम में रोज़ जाते थे, नहीं जा पाते हैं। कई लोग बाहर गार्डन में जाते थे, नहीं जा पाते हैं। कई लोग जो चींटी हैं, तो उनको मैं आपने देखा होगा, कई जो लोग हैं जो आटा जो है वो डालते हैं, चींटी और ऐसे जो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी अच्छी भी आदतें जो हैं वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो इट इज़ पॉसिबल टू चेंज आवर हैबिट्स, पर्टिकुलरली जो बैड हैबिट्स हैं उनको तो हम चेंज कर ही सकते हैं। हर एक क्राइसिस को आप देख लीजिए, आप पाएंगे कि सबसे गरीब जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड भी होता है। हमारे देश में ये तो कई बार हमने देखा, इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में हमने महिलाओं के बारे में बात की थी, और जनरली आपने देखा कि कैसे बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो उनको अपना सारी चीज़ें जो है अपनी छोड़कर, जो जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ से उनको इनकम मिलती है, ये सारी चीज़ें छोड़कर उनको गांव वापस जाना पड़ा। ये फोर्स मीन्स उसके ऊपर भी, गांव वापस जाने के ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज हमारे टेबल के ऊपर है। तो विस्तार से उस पॉइंट को वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं, राइट। डिजिटाइजेशन इससे काफ़ी बढ़ेगा कोरोना वायरस की वजह से। काफ़ी सारा हमारा पेमेंट्स, बहुत सारी ऐसी भी शॉप्स थी जो आज तक ये डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन आज वो करने लगे हैं आफ्टर दिस लॉकडाउन। वो QR कोड और सारी चीज़ें, मीन्स एक ही चीज़ थी कि उनको एक ऐप डाउनलोड करना था, वो भी एक बिहेवियर का ही पार्ट है अगर आप सोचें तो। जो एक बिहेवियर हो गया था कि नहीं, कैश इज़ ओनली द थिंग, और डिजिटल नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, एंड इट इज़ नॉट ईजी, इश्यूज़ होते हैं, ये सारी जो चीज़ें थी अब वो साइड में चली गई। अब उनकी मजबूरी हो गई है कि उनको ये डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो अब सीख भी गए। दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल के आदतें हम बदल सकते हैं, खास करके बुरी आदतें। लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से ही काम करेंगे, राइट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल थिंग। जितने कम हो सके उतने लोग ऑफिस में जाएं,
अगर एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं और उन 10 में से लेट्स से अगर 5 लोग घर पर भी काम कर सकते हैं और घर से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकते हैं, राइट, अपना जो बेस्ट पीक टाइम होता है, हम हर एक व्यक्ति का शायद एक बेस्ट पीक टाइम होता है। कई लोग सुबह अर्ली जो एक मॉर्निंग होती है, लेट्स से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं, और ऑफिस जो हैं वो 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद खुलती हैं। तो ऐसे लोगों का मीन्स आप सोचिए कि हम लोगों में से बेस्ट इस दुनिया को भी बेस्ट बना सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति आपकी ऑफिस में जो 10 सुबह 6 से 10 बजे तक सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनल एक्टिव आवर्स में होता है वो व्यक्ति, तो अगर वो घर से ही वो 6 से 10 के बीच में वो 4 घंटे जो हैं वो प्रोडक्टिवली काम कर पाए, तो शायद वो ज़्यादा काम भी कर पाएगा। तो ये भी आज आज भले ही हमें ये लगे कि ये कैसी डिस्कशन हम कर रहे हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल थिंग। आप देखिएगा, लेट्स वेट एंड वॉच एंड यू विल फाइंड के बहुत सारी ऑफिस में वही सारे लोग जिनको जाना ज़रूरी है वही जाएंगे। ज़्यादातर काम जो है वो घर से किया जाएगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी भीड़ कम होगी, तो लेट्स से क्राउड जो है वो कम होगा वहाँ पर। फिर जो ट्रैवल की नीड है वो कम हो जाएगी। आज देखिए बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, G20 की एग्रीकल्चर की मीटिंग, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, G20 के जो लीडर्स हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल के, प्रेसिडेंट लेवल के, तो उनकी मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो गई। इससे पहले वरना अगर नॉर्मल कुछ नहीं होता कोरोना वायरस तो क्या होता, कितने सारे पर्सनल प्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो हैं वो सऊदी अरेबिया जाते, राइट। दुनिया के ये G20 के जो देश हैं तो ऐसे कम से कम 20 प्लेन्स तो इनके ही जाते हैं। सोचिए एक फ़्लाइट जो है नॉर्मल, जो एक इकोनॉमी क्लास की जो फ़्लाइट है, सी हियर फॉर एग्जांपल ए रिटर्न फ़्लाइट इकोनॉमी क्लास दिल्ली से न्यूयॉर्क की जो है फ़्लाइट, ये 0.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करती है। ये कितना है एक व्यक्ति हमारे देश में पर कैपिटा एक साल में जितना एक व्यक्ति एमिट करता है, वो सिर्फ एक फ़्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली आने में इतना कार्बन जो है वो एमिट कर देती है। मुझे एक और चीज़ याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम हियर। बॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, UNFCCC के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। बॉन एक शहर है जर्मनी का। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो बॉन की कॉन्फ्रेंस है कॉप, तो ये उसका नंबर क्या है बताइए, राइट, 21, 22, 23, 24, 25, तो कौन सा ये नंबर है इस कॉप का, ये बताना है आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे याद है, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे वो ये थी कि वहाँ पर जो भी लीडर्स आए, लेट्स से कि भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए, तो उनको एक पानी की बोतल दी जाएगी और वही बोतल जो है वो उनको यूज़ करनी है। वो उस ऐसा नहीं है कि पानी पी लिया और उस बोतल को फेंक दिया, वही बोतल को जितने दिनों तक वो जर्मनी में है तो उसी बोतल को रिफ़िल करते जाना है, वो बोतल को फेंक नहीं सकते। आप सोचिए कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें। हम पानी की बोतल जो है वो पीने के बाद फेंक देते हैं, इट लुक्स लाइक कि चलो पानी अवेलेबल है, लेकिन आप सोचिए कितना प्लास्टिक भी हम जनरेट कर रहे हैं। 20 रुपए की पानी की बोतल तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो रिसाइकल हैं, राइट, उसके पैसे फिर कौन देगा। तो ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें जो हैं वो हमें चेंज करनी होगी। ये आर्टिकल इसी के बारे में है कि इट इज़ पॉसिबल। और इस लॉकडाउन से हमें ये भी पता चला कि कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा जीवन जो है नहीं चल सकता, कौन सी ऐसी लग्जरियस आइटम है जिनका वैसे देखा जाए तो इसका कोई मीन्स मतलब ही नहीं है, इसका कोई लाइफ में ही मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, और बहुत सारी चीज़ें जो हम ऐसा ही ऑर्डर करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। ये जो पोजेशन वाला कोट था, अब वो यहाँ पर रेलेवेंट बैठता है कि वो एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ नहीं है। हम एक लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग कि किताब नहीं मंगवानी चाहिए, किताब आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी बात है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल कि अगर किताब भी हम पहले परचेज करते थे फ्लिपकार्ट या फिर दूसरे कोई भी अमेजोन एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म में से, तो उसके ऊपर भी बबल रैप आता था। किताब जो है वो क्या डैमेज हो जाएगी, आप उसको नॉर्मल रिसाइकल मटेरियल में भेज दीजिए, तो उसके ऊपर बबल रैप लगाने की क्या ज़रूरत है। तो पहले इतना सारा वेस्ट प्लास्टिक जो है वो बबल रैप करके आपको किताब आपको मिलती थी,
अब वो चेंज हो गया है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही हम मंगवाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। और कई जगह पर एक स्पिरिटलेस मेजर भी चल रहा है। हम सोचते हैं कि एक दो पेड़ हम लगा देंगे और हमारे घर पर हमने सोलार प्लांट फिट कर दिया है, सोलार जो पैनल्स हैं वो फिट कर दी, तो हम वी आर लिविंग ए वेरी सस्टेनेबल लाइफ। नो, दूसरी हमारी जो आदतें हैं वो भी हमें चेंज, होलिस्टिक एक दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट होलिस्टिक चेंज, कि हर एक लेवल पर जो भी छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के तहत लाकर हमें देखना होगा कि कौन सी चीज़ें सस्टेनेबल हैं, कौन सी नहीं हैं, कौन सी एसेंशियल हैं, कौन सी लग्जरियस है जिनका जीवन में इतना ज़्यादा कोई या फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी बुरी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई जो जो बातें हैं, जो इश्यू हैं, जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, वो अब हमसे दूर नहीं है। अगर हमने ये नहीं समझा तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा भयानक सिचुएशन जो है वो दुनिया की हो सकती है। और ये वक्त ऐसा होगा कि जिसमें से रिटर्न टिकट कोई नहीं होगी, उसमें से वापस नॉर्मल वर्ल्ड जो है वो नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और सोशल मेजर्स के ऊपर जोर देना, हॉस्पिटल्स, फूड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, राइट, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिकली एक अपने अपने एक एड्रेस में वो लिंक्डइन पर बात कर रहे थे, और लिंक्डइन में बात करते हुए उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए यंगस्टर्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी बताया था, स्पेसिफिकली बताया था कि कोविड-19 जो है ये रेस, यानी कि हमारी जो नस्ल कहते हैं हम, वो रिलीजन, हमारा धर्म क्या है, हमारी स्किन का कलर क्या है, हमारी कास्ट कौन सी है, हमारी क्रीड कौन सी है, हमारी भाषा कौन सी है, हम किस देश से हैं, आपकी पॉलिटिकल बॉर्डर्स, ये किसी भी चीज़, ये कोई भी चीज़ जो है वो कोरोना वायरस कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कि मैं इस कम्युनिटी को टच करूँगा, इस कम्युनिटी को नहीं करूँगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिकली बताया था कि यूनिटी यानी कि एकता और भाईचारे से ही हमें सारी चीज़ें करनी होगी, और इसी के माध्यम से हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। अब OIC जो है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत में इस्लामोफोबिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर USA का एक कमीशन है, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने ये बताया है कि भारत में स्टिग्मेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम डाला जा रहा है। तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पता नहीं क्यों ये सारे देश जो हैं वो हमें इस प्रकार के पाठ जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग कि हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ जगहों पर जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स होना जो है ये बहुत ही बुरी बात है। और मैंने कई बार मैंने लेक्चर्स में बताया है कि ये कम्युनिटी के बीच में जो क्रैक्स हैं उसमें हमें सीमेंट डालना है, इसको हमें जोड़ना है। वी कैन नॉट अलाउ दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स टू क्रिएट क्रैक्स, मोर क्रैक्स, ये फिशर्स और ज़्यादा पैदा नहीं होना चाहिए। और as a country, prime minister, I'm not talking about Narendra Modi sahab, right, as a BJP person, I'm talking about the prime minister of our country. उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है? क्या वो ये बता रहे हैं कि इनको ट्रीटमेंट दीजिए, इनको ट्रीटमेंट मत दीजिए? कहीं पर भी आप जाएंगे तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के एरिया क्यों ना हो, राइट, वहाँ पर मेडिकल पर्सनल जा रहे हैं, वहाँ पर पुलिस वाले जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है, और हर कोई अपना अपना काम जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको, आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दे शुड वरी अबाउट देमसेल्व्स, राइट, रादर देन टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। दूसरी चीज़, इंडियन डायस्पोरा जो हैं उन्होंने कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। तो भारत सरकार ने, हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में ये बताया कि भारत का जो मॉरल फैब्रिक है उसके खिलाफ है, और इसी के साथ साथ जो UAE है उसमें भी ये स्ट्रिक्ट लॉ है कि आप अगर हेट स्पीचेस या फिर किसी भी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई ऐसी बातें करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्यवाही हो सकती है। इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस इन UAE। यही एक चीज़ जो है वो शायद हमारे देश में भी इसकी आवश्यकता है। लोग ऑनलाइन पर कुछ भी बोलते हैं, मैंने देखा है, और दुखद बात तो ये है कि कई बार तो कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स जो हैं कम्युनिटी के बारे में खुलेआम लिखते हैं। दे राइट सो मेनी बैड थिंग्स है। मीन्स आपको ये छूट मिली है इंटरनेट में कि आपको एक ये इंटरनेट जो है एक डेमोक्रेटिक चीज़ है कि आप अपना ओपिनियन जो है रख सकते हैं, लेकिन आपके जो स्टीरियोटाइप हैं, आपकी जो विचारधारा हैं,
राइट। वो विचारधारा फिर आप ऐसे ही मीन्स आप अभद्र भाषा में लिखना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। दिस इज़, इससे और ज़्यादा क्रैक्स होती हैं, फिर दो लोगों के बीच में झगड़ा होने लगेगा, फिर उनकी कम्युनिटी के और इनकी कम्युनिटी के, दोनों कम्युनिटी के लोग जो हैं वो फिर ऑनलाइन झगड़ा करते जाएंगे। उनको पता है कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि उनको पकड़ मीन्स वो पकड़े नहीं जाएंगे या फिर कोई कार्यवाही नहीं होगी, इसकी वजह से कुछ भी लिखते रहते हैं। उनको पता नहीं कि उनकी यही सारी पोस्ट और कमेंट्स की वजह से कितने सारे जो पॉजिटिव काम है उसके ऊपर भी पानी फिर जाता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो और स्मार्ट तरीके से गवर्नमेंट डिलीवर करें। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चैनल्स हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारी ऐसे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से कि वो कोई भी एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करते हैं। राइट, कोई एक टॉपिक है या फिर कोई एक इश्यू है तो उसको अलग अलग एंगल से एनालाइज करके आपके सामने रखते हैं। तो वो ऐसा कर सकते हैं तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सरकार का जो कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल पीआईबी, राइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, तो उसमें जो न्यूज़ आइटम्स आप पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा सिंपल इन्फोग्राफिक का उपयोग करना, राइट। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, उनको पढ़ना लिखना आता है, वो भी उसको देखे तो उनको भी ये इंटरेस्टिंग लगे, उनको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो कम्युनिकेशन में निकालने चाहिए ताकि ऐसी अफवाहें और ऐसी नेगेटिव चीज़ें ना चले। आई थिंक दिस इज़ अ सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर मुझे एक खामी लगती है कि सरकार से कम्युनिकेशन होता है लेकिन वो स्मार्ट कम्युनिकेशन शायद आज भी नहीं है। द विलेज इज स्टिल रेलेवेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 1990s में क्या हुआ, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर जो पॉलिसीज आई उसमें डॉक्टर्स और टीचर्स जो हैं वो परमानेंट नहीं, लेकिन टेम्पररी टीचर्स, टेम्पररी डॉक्टर्स, ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर्स आने लगे। जो परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो बंद हो गए और उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बढ़ने लगी। पहले गवर्नमेंट टीचर्स थे, अब ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। और ये सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मानते थे। ऐसा लगने लगा कि यही भविष्य है और यही लोगों के लिए बेस्ट है, सोसाइटी के लिए बेस्ट है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी धीरे धीरे फैशन में आने लगी। स्कूल, रोड, सारी चीज़ें पीपीपी के मॉडल से बनने लगी। पीपीपी में पब्लिक और प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में चीज़ों को बनाती है। गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन करके ज़मीन खरीदना और सारे जो क्लियरेंसेस हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगी। बाकी का काम जो है वो प्राइवेट कंपनी करेगी। प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के तौर पर काम करेगी। पब्लिक जो है वो, पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी एक सेवा देने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हैं। तो ये एक विचारधारा से पीपीपी जो है वो भी काफ़ी प्रचलित हुई, काफ़ी फैशन में आई और हम इसको ऐसे ही बढ़ाते ही रहे एज ए कंट्री। अब सिचुएशन ये हो गई है कि धीरे धीरे सारा जो एक मेन फोकस जो है वो सिटी एरिया को हम देने लगे, राइट। कि सिटी में ही सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें सिटी में ही बनाइए, वहाँ पर ही ज़्यादा लोग रहते हैं, वही हमारे ग्रोथ के इंजन्स बना दिए हमने। और विलेज जो हैं, जो हमारा ग्रामीण भारत है, उसको हमने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। एक लंबे टाइम तक तो हमारे विलेजेस में मीन्स आज से अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 साल पहले की सिचुएशन को देखें तो हमारे विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, राइट। 24/7 आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं? ग्रामीण विस्तार में। आज भी टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रामीण विस्तार में रहती है, उस टाइम पर भी रहती थी, लेकिन फिर भी ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते थे। इंटरनेट भी आज बहुत सारी जगहों पर मीन्स अभी तो रीजनेबली ओके हैं, लेकिन बहुत सारे गाँव में इंटरनेट भी नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा मॉडल ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन सेंटर्स, राइट। सोशल थियरी भी यही थी, मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक माना जाता था बड़े बड़े शहरों को जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। लेकिन इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे बहुत बड़े बड़े स्लम्स भी थे। आज मुंबई की सिचुएशन जो है, धारावी और दूसरे एरियाज़ आज हॉटस्पॉट बन चुके हैं। तो ये कोई धारावी में रहने वाले लोगों का ही कसूर नहीं है, मीन्स उनका तो क्या कसूर, वो तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी सरकारों ने इसको चलने ही दिया, ये बढ़ती ही गई, राइट। और सिस्टम फेल होती गई और फिर जैसे हैं वैसे चलता गया और आज ये बड़े खतरे बन चुके हैं, एज वी ऑल नो।
और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ था उसको हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। खेती बाड़ी को इस प्रकार से नेगेटिव मानने लगे कि वो जो एक बड़े होकर क्या बनना है, हार्डली एनीवन सेज कि मैं एक फार्मर बनना चाहता हूँ, कि एक किसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि किसान और ये सारी चीज़ों को हमने ऐसे कि उनको ऑक्यूपाइड रखो, वो जो गरीब लोग हैं वो बिज़ी रहें, वो अपना काम जो है उसमें सर्वाइवल में ही वो इतने बिजी रहें कि उसके बाद वो निकलने ही नहीं पाए। तो इसी प्रकार की पॉलिसीज़ जो है वो चलती रही। बहुत सारे हमारी हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीज़ें भी हैं वो भी मर गई, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना घर बार और सारी चीज़ें, गांव में जो एक अच्छा जीवन जीते थे वो सारा जीवन छोड़कर उनको शहरों में आना पड़ा। वहाँ पर वो खाने पीने और थोड़े बहुत पैसे बचाकर घर वापस भेजते हैं। तो ये एक उनका कसूर नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके स्किल, दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन सिस्टम ही ऐसी है कि उस सिस्टम में वो आप प्रॉफिटेबल या फिर आप कभी पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। लेकिन शायद इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप पूरी सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन की है कि आप अपना जो काम है वो करते जाइए, डोंट वरी अबाउट योर मेकिंग मनी और इजी लाइफ, राइट। जो पूरी सिस्टम है उसमें जो टॉप प्लेयर हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये वे ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी सामने आए हैं। कुछ टाइम पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी अलग अलग जगहों पर रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे, क्रांति देखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें हमें, मीन्स जो जो सही चीज़ हैं उसके बारे में लोग प्रश्न भी उठाएंगे। चर्चा की शुरुआत तो आई थिंक हो चुकी हैं, धीरे धीरे अब डिमांड भी हो जाएगी लोगों की कि हमें कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम क्यों माइग्रेट करें, हमारे 5 गांव के बीच में एक अच्छी स्कूल बना दीजिए, एक हॉस्पिटल बना दीजिए, वी डोंट वांट टू लिव इन बिगर सिटीज़। ये भी डिमांड हो सकती है और होनी भी चाहिए। आई थिंक डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ें होनी चाहिए ताकि पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएं। मूविंग ऑन, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शायद हमारे देश की रियलिटी अब धीरे धीरे ये बनती जा रही है। देखिए, हम जजेस के बारे में जानते हैं कि जुडिशरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, और कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट स्थान भी दिया है। हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, दूसरे जो जजेस हैं, उनको भी एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, उनको ऐसे राइट्स मिलते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 4 है, उसका जो पार्ट 5 है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और चैप्टर 5 पार्ट 6 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के साथ डील करता है। उनकी टेन्योर, उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, और उनको अगर आपको निकालना है तो एक टफ प्रोसेस है, इम्पीचमेंट, महाभियोग से ही आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही कोई पत्र लिखकर उनको हटा नहीं सकता। तो वो इंडिपेंडेंट उनको इसलिए रखा है कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि उनके लिए जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन रहें, वो हमारा संविधान रहें, ना कि कोई पार्टी, ना कि सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है वो जजेस के लिए सही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही सारी चीज़ें उनको करनी होती हैं, इसीलिए उनको आप इजीली निकाल नहीं सकते। इसीलिए ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अब यही इंडिपेंडेंस जो है वो शायद धीरे धीरे चला गया है या फिर जा रहा है धीरे धीरे, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे जजेस जो हैं वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, नो, लेकिन कुछ ऐसे जजेस हैं, पास्ट में भी ऐसे जजेस थे जिन्होंने ऐसा किया। हाल ही में आपको पता है एक बहुत बड़ा केस हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब जो हैं, उन्होंने अयोध्या और रफाल के बारे में जो डिसीजंस दिए थे वो गवर्नमेंट के फेवर में थे, और जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया राज्यसभा के मेंबर के तौर पर। और 2013 में अरुण जेटली साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा में कि आई थिंक वी आर गोइंग ए बिट टू फार नाउ इन एवरी लेजिस्लेशन इन क्रिएटिंग पोस्ट रिटायरमेंट एवेन्यूज़ फॉर जजेस, कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को कहीं ना कहीं पर अपॉइंट करना, ये एक प्रकार की एक आदत बनाते जा रहे हैं हम, और एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि रिटायरमेंट के बाद हम कुछ ना कुछ एक अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठ जाएंगे, वहाँ पर हमें हमारे जो पावर्स हैं वो मिलेंगे, पे एंड पर्क्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बदलना होगा, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंस, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, जो कहते हैं कि 3 पिलर्स हैं हमारे देश के, हमारी डेमोक्रेसी के 3 ऐसे पिलर्स हैं। तो एक है जुडिशरी, न्यायपालिका, दूसरा है ये पार्लियामेंट, राइट, और जो लेजिस्लेचर हम कहते हैं,
और एक है एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि आपके पीएम, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स एक्सेट्रा। तो ये तीनों जो हैं वो चेक्स एंड बैलेंस के ऊपर काम करते हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी ये जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। लेकिन अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अगर आप एक कर देंगे उनको, जजेस जो हैं वो रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? क्या ये पहले से ही तय किया गया है कि आपको रिटायरमेंट के बाद ये बनाया जाएगा? आप फिर समझ गए कि आपको डिसीजंस जो हैं वो किस प्रकार से देने हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। सॉल्यूशन ये है कि जजेस को जो लास्ट सैलरी मिलती है वही उनका पेंशन बन जाए, ताकि पैसों को लेकर अपने भी बच्चों और उनके फ्यूचर के बारे में कभी भी उनको ऐसे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ढूंढनी ना पड़े। और पोस्ट रिटायरमेंट अगर वो काम कर सकते हैं तो क्यों ना उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उनको 2-3 सालों के लिए और ज़्यादा बढ़ाई जाए। अगर कोई जज हेल्थी हैं, वो और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, 2-3 साल एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो ये भी इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है कि जो जजेस हैं वो संविधान के नौकर हैं, वो गवर्नमेंट के नौकर नहीं है, यानी कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वेंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उनका आइडल और प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है, दैट्स इट, मूविंग ऑन। नो ट्रांसपेरेंसी इन वेस्ट बंगाल, काफ़ी एक दुखद मीन्स बात है कि वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वहाँ पर जो केसेस फाइल करने मीन्स जो रियल केसेस फाइल होने चाहिए इतने ज़्यादा फाइल नहीं हो रहे हैं। और एक गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि वहाँ के 3 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वायरस हो गया। एक प्रेग्नेंट महिला थी, राइट, उनकी डिलीवरी में इन हेल्थ केयर वर्कर्स ने मदद की। उनको पता था कि इनको कोरोना वायरस है, फिर भी 1 हफ्ते के बाद ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका चेकअप किया गया, 1 हफ्ते के बाद, डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद, और फिर पता चला कि इनको कोरोना वायरस हो चुका है। तो ऐसी लापरवाही अगर यहाँ पर बरती जा रही है देन दैट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। डॉक्टर्स ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कोविड-19 की डेथ सर्टिफिकेशन को लेकर, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होगा, राइट। ये आर्टिकल ये बता रहा है कि वहाँ पर जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स, दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज एक्सेट्रा, तो वो क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि कोरोना वायरस चाहे हमारे देश में किसी एक स्टेट में या फिर दुनिया के किसी आइलैंड नेशन में भी अगर रहेगा, तो भी वो पूरी दुनिया के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। कंफर्म्ड केसेस हमारे देश में 20,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं, 4,000 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। और अब गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि अब हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो उनको 7 साल की सज़ा होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ एग्जांपल्स भी आई थिंक सेट करने की आवश्यकता है। माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह पर क्वारंटाइन थे, तो उन्होंने अपनी जो स्किल्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट की। उन्होंने एक स्कूल को रिपेयर करके और अच्छा बना दिया है, तो दैट्स ए गुड थिंग। बिहार में एक ब्रिज के ऊपर काम होने लगा है, एज यू कैन सी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मास्क और सारी प्रोटेक्टिव चीज़ों को पहनते हुए लोग जो हैं वो काम पर लग गए हैं। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म को ख़रीदा है। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों कंपनीज़ के द्वारा। एक ऐसा ऐप जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, आप फ़ोन कॉल्स भी उससे कर पाएंगे, मैसेजिंग कर पाएंगे, टिकट्स बुक कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार का एक ऐप बना रहे हैं। कैबिनेट ने 15,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया है। दिस इज़ फॉर हेल्थ पर्पस। 7,774 करोड़ रुपीस जो हैं वो इमीडिएटली यूज़ किए जाएंगे। बाकी का जो 7,000 जितना पैसे जो हैं, 7,300 समथिंग, वो बाद में फिर इसका इस्तेमाल 4 सालों के ऊपर फेसेस में किया जाएगा। पालघर लिंचिंग केस में 101 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गुजरात में डेथ टोल जो है वो 103 को क्रॉस कर चुका है। मुंबई के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार का कहना ये है, कल जो हमने देखा था 6 लाख जितना पहुंच सकता है 15 मई तक, तो महाराष्ट्र सरकार का कहना ये है कि इसको 1 लाख केसेस से कम रखा जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ऑर्डर्स भी दे दिए हैं कि जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं ये आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए वो करनी चाहिए। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।